नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। स्वागत है आपका आप सभी का इस फाउंडेशन क्लासेस में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, हंस रहे होंगे, खेल रहे होंगे और सारे पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। हम स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि जो इंडियन पॉलिटी है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, मतलब कि कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम ले रहे हैं, जैसे कि MTS हो गया, CHSL हो गया, दिल्ली पुलिस के अभी जो आने वाले हैं, MTS के अभी अपकमिंग 10-15 दिन बाद ही आने वाले हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इंडियन पॉलिटी की रहेगी। कम से कम नहीं तो 25 में से 4 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के हर एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। अब हम ऐसे इसके साथ इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन सारे के सारे इंडियन पॉलिटी में से बन जाए। तो आज का हमारा फर्स्ट पार्ट है इंडियन पॉलिटी का, भारतीय राज्य व्यवस्था, फाउंडेशन क्लासेस की ओर से। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो भारतीय राज्य व्यवस्था है और जो हिस्ट्री है, इन दोनों में अंतर क्या है। मतलब कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते हैं जुलते हैं। जो एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बिना इंडियन पॉलिटी अधूरी है और इंडियन पॉलिटी के बिना हिस्ट्री अधूरी है। मतलब कि इंडियन पॉलिटी में ही भी हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो कंपनी कैसे आई हमारे देश में, कैसे उन्होंने शासन किया, किस किस राजाओं का पहले शासन था, मतलब कि किन से अंग्रेजों में मतभेद हुए, किन राजाओं के साथ अंग्रेजों के मतभेद हुए, ये सारी चीज़ों के बारे में हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम प्लासी की लड़ाई से बात करेंगे कि प्लासी की जो लड़ाई हुई थी, ये हुई थी बंगाल की भूमि पर और बंगाल के नवाबों के बीच और किसके बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश प्लासी की लड़ाई नवाबों के बीच हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी इसमें विजय हुई थी। मतलब कि जो नवाब थे बंगाल के, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में उसे बुरी तरीके से हराया था, बिल्कुल ही बुरी तरीके से, मतलब कि चारों खाने चित कर दिए थे जो नवाबों के थे। फिर आता है बक्सर का युद्ध। इसमें जो सत्ता थी, ये तुम्हें दिख रहा है, ये 1757, ये जो प्लासी की लड़ाई है, इसमें जो सत्ता थी, पूरी की पूरी राज व्यवस्था वहीं पे रह गई थी। जो इंडिया का कल्चर आ रहा था चला हुआ कि राजा के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, ये बिल्कुल अंग्रेजों ने तबाह कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो जो प्लासी की लड़ाई थी, इसी में से अब नवाबों को, मतलब कि नवाबों के पास पहले उतनी सेना भी नहीं हुआ करती थी, और वो कैसे ही लड़े। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पूरी ब्रिटेन की फौज यहाँ पे बुला ली थी, और जिस कारण हमारे नवाबों की क्या हुई, पराजय हुई इस युद्ध में, प्लासी की लड़ाई में। तो दूसरा युद्ध, विशेष बड़ा युद्ध आ जाता है 1764 का। जो ये 1764 का युद्ध था, ये बक्सर में लड़ा गया था, इसलिए इसे बक्सर की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। बक्सर का जो युद्ध हुआ था, ये भी, इसमें कौन कौन थे, फर्स्ट बंगाल के नवाब थे, अवध के महाराज भी थे, और दिल्ली के, मतलब कि मुगल सल्तनत के भी राजा इसमें शामिल थे। तो ये जो बक्सर की लड़ाई थी, बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। इस लड़ाई में भी ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक तरफ नवाब थे, जैसे कि सिराजुद्दौला हो गया, और बहुत सारे नवाब थे, जिसमें से ये भी युद्ध किसके खाते में गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के खाते में गया। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ऐसा जाल बिछा लिया था पूरे भारत के अंदर कि उसका जो हारना नामुमकिन था, एक तरह से नामुमकिन था। पहले उन्होंने हमारे यहाँ शरण मांगी, फिर उसके बाद उन्होंने हमारे यहाँ पे हमारे लोगों के साथ ही, मतलब कि हमारे ऊपर ही पलटवार कर दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का इसमें विशेष रोल हो जाता है बक्सर की लड़ाई में, और ये जो प्लासी का युद्ध था इसमें। उसके बाद आता है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जीत गई, भारत में जीत गई। भारत पहले क्या हुआ करता था, भारत का मेन जो क्षेत्र हुआ करता था बंगाल जो भी अभी का आप देखते हो, उतना छोटा नहीं हुआ करता था। इसमें झारखंड, मतलब कि बहुत बड़ा क्षेत्र फैला हुआ था। जो आपका बांग्लादेश है, वो भी पूरा बंगाल का ही हिस्सा था। तो क्या होता है दोस्तों, बंगाल था, पहले भारत का केंद्र के रूप में इस्तेमाल होता था। वहाँ की जो धरती होती थी, वो भी काफी उपजाऊ होती थी। वहाँ पे हाथी जो होते थे, वो भी उत्कृष्ट होते थे। मतलब कि जो अवध के जो महाराज वगैरह थे ना, उनका भी, मतलब कि उनका भी जो शासन था, मतलब कि राज व्यवस्था थी, वो बंगाल से ही कंट्रोल की जाती थी। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया, 1764 के बाद जैसे ही उन्होंने युद्ध जीता, तो
उन्होंने सोची, अब युद्ध जीत लिया, अब उन्होंने सोची कि कोई सी व्यवस्था भी तो होनी चाहिए जिसके कारण क्या करें, जिसके कारण भारत पे क्या किया जाए, शासन किया जाए पूरे अच्छे से, मतलब कि पूरे भारत में, पूरे भारत के कोने कोने में उन्हीं का शासन हो, जो प्रोडक्ट बिके वो भी सारी चीज उनकी ही बिके, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, 1773 में उन्होंने क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। क्या था ये रेगुलेटिंग एक्ट? जैसे कि हमारी सरकार में भी काफी सारे संशोधन होते रहते हैं, मतलब कि अभी रिसेंटली आपने सबने पढ़ा होगा कि परिसीमन आयोग हुआ था, मतलब कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर के परिसीमन को करने के लिए। सेम ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये ब्रिटिश का जो प्रशासन था वहां पर उन्होंने अपने पार्लियामेंट में पास किया, और उसके द्वारा ही यहाँ पर भारत में रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसमें क्या था, इसमें ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका नियंत्रण पूरे भारत पर हो गया था। पूरे भारत पर एक कंपनी का नियंत्रण, सोच के देखिए आप, बहुत बड़ी बात होती है, एक कंपनी पूरे भारत को चला रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सारी सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में दे दी गई, मतलब कि वो कुछ विधि भी बनाएगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएगी, कोई व्यापार करेगी तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, जो कुछ है भारत में 1773 में वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सब कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब कि इन्हीं से शुरू सारी चीजें और इन्हीं पे खत्म। और कोई राजा इनसे मतलब कि भिड़ने की कोशिश में होता तो वो पूरी तरीके से पराजय होके ही जाता था। तो ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके क्या प्रभाव पड़े हमारे भारत पर, इसमें जो क्या क्या कायदे कानून थे जिससे भारत की जो व्यवस्था थी, कैसे उन्होंने मैनेज किया, कि अंग्रेजों ने कैसे मैनेज किया भारत को, कि कैसे इन पर शासन किया जाए, कैसे भारतीयों पर अपना नियंत्रण किया जाए। तो सबसे पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण किया, मतलब कि सभी चीजों पर, व्यापार से लेकर सब कुछ उनके ही नियंत्रण में था, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि एक देश से दूसरे देश कुछ व्यापार हो रहा है तो वो भी उन्हीं के कंट्रोल में था, सारी की सारी चीजें उन्हीं के कंट्रोल में थी। और फिर सेकंड पॉइंट क्या उठाया उन्होंने, सेकंड कदम ये उठाया कि जो केंद्रीय प्रशासन था उसकी नींव रखी गई। पहले क्या होता था, भारत में राज व्यवस्था चली आ रही थी, मतलब कि राजाओं का शासन होता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना एक केंद्रीय प्रशासन भारत में स्थापित किया, जिसके द्वारा एक जो प्रॉपर तरीका होता है ना काम करने का, उसके द्वारा इन्होंने अपना कार्य की प्रणाली आगे बढ़ाई अपनी। फिर उसके बाद क्या किया इन्होंने, कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। जो कंपनी के प्रशासनिक कार्य थे, मतलब कि कुछ भी कंपनी को करवाना है, मतलब कि किसी भी व्यक्ति, मतलब कि उस समय जनरल हुआ करते थे, जनरल रैंक के हुआ करते थे, उनको कुछ भी कार्य करवाना है तो वो किसके पास आएंगे मान्यता लेने, कुछ भी होगा भारत देश में तो वो प्रशासन के कार्य से रिलेटेड वो किसके पास आएंगे, कंपनी के पास आएंगे, मतलब कि कंपनी उसे अप्रूव करेगी तो वो सही है, नहीं अप्रूव करेगी तो वो कुछ भी कार्य नहीं हो सकता। तो आज जो सबसे बड़ा कार्य किया गया 1773 में, अब किसी भी मतलब कि कहीं पे भी राज करना है, किसी को भी राज करना है तो उनका कोई हेड होगा, अगर सारे हेड हो जाएंगे किसी भी समूह में तो वहां पे जाहिर सी बात है लड़ाई तो होगी ही होगी। फिर वैसे ही अंग्रेज में बहुत काफी ज्यादा चालाक थे, उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि चुना जिसको नाम दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल, जो कि कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेमस्टीन। कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेमस्टीन। ये कौन थे, ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये उस समय भारत में इनका सर्वोच्च पद हुआ करता था, जो 1773 में बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उस समय सर्वोच्च था, मतलब कि इसके कहने पर ही कोई वक्त होता था। और जो क्या बोलते हैं उसका, जो आपका बम्बई हो गया, मद्रास हो गया, इन सब के गवर्नर जनरल जो थे इन्हीं के अंडर में आते थे। ये जो लॉर्ड वॉरेन हेमस्टीन थे ना, इन्हीं के अंडर में ये बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल आते थे। इनसे बिना पूछे कोई भी कार्य नहीं होता था पूरे भारत में, मतलब कि सारी सत्ता इन्हीं के हाथ में थी उस समय। मतलब कि कह सकते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं उस समय के राजा ही थे भारत के। फिर क्या होता है कि अब अंग्रेजों ने अपना ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण दे दिया, चलो
प्रशासन की नींव भी रख दी, प्रशासनिक कार्यों को मान्यता भी दे दी, संसद भी स्थापित कर दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल भी नियुक्त कर दिया। फिर क्या होता है कि 1774 में उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। अब कहीं पर भी शासन चलेगा तो उसमें न्यायालय की तो आवश्यकता जाहिर सी बात है पड़ेगी। जैसे कि हमारे यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट है, तो सॉरी, फिर वहां पे क्या हुआ था कि 1774 में जो बंगाल था वहां पर सबसे पहले जो उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था वो बंगाल में ही किया था 1774 में। ये क्वेश्चन बन जाता है जीके में, एसएससी वगैरह में, जैसे एमटीएस में ये काफी बार आ चुका है, कम से कम 3 से 4 बार, कि सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो आप आंसर देंगे 1774, ठीक है। और जो उसमें मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश भी कभी कभार पूछ लेते हैं सीएचएसएल वगैरह में, तो उसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। कौन थे? सर एलिजा इम्पे। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? सर वॉरेन हेमस्टिंग। और कौन थे? सर वॉरेन हेमस्टिंग। और जो न्यायालय था, मुख्य न्यायालय, उसके जो न्यायाधीश थे वो कौन थे? इम्पे थे, ठीक है। सरनेम से भी याद रखना, इम्पे। अब जो आता है, हमने पढ़ लिया 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, क्लियर हो गया ना सबको? ठीक। अब आगे बढ़े। अब आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब जो दूसरा एक्ट आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया, समझ में आ गया। 7 पॉइंट थे मेन, सब बता दिए गए हैं, और कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करना। और अब अगला एक्ट पे चलते हैं। दूसरा जो एक्ट आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये कब आया था? 1781 में। कब आया था? 1781 में। मतलब कि इसके कितने साल बाद? लगभग 8 साल बाद जो एक्ट आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर एक्ट था उस समय का, क्योंकि दूसरा ही एक्ट था ये, जाहिर सी बात है, दूसरा एक्ट होगा तो पॉपुलर तो होगा ही। इस एक्ट में जो सुधार किए गए, देखो अब कंपनी का जो पहला एक्ट था उसमें उतना अनुभव नहीं था कंपनी को भी, और ब्रिटिश जो प्रशासन था ब्रिटेन में उनको भी उतना अनुभव नहीं था। फिर जो उन्होंने दूसरा एक्ट जो निकाला, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में, तो इसमें क्या किया गया, जो पुराने एक्ट था ना उनका एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का जो पुराना एक्ट था, उसमें जितनी भी कमियां थी उनको क्या किया इन्होंने? पूरा किया। पूरा कैसे किया? कलकत्ता की सरकार को इन्होंने क्या किया? विशेष सत्ता प्रदान कर दी गई। जो कलकत्ता की सरकार थी उसे विशेष सत्ता दे दी गई। जैसे कि अब ये बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, इन सब पर क्या कर सकते थे? अपना प्रशासन, मतलब कि जो ये विधि बनाते थे इन सब पर भी लागू होती थी। लेकिन इससे पहले क्या था? इनसे पहले लागू नहीं होती थी। इनसे पहले इनका अपना अलग ही गवर्नर जनरल हुआ करते थे और वो अपना अलग कानून बनाते थे। लेकिन इस एक्ट के जरिए क्या किया गया? जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब पर भी विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया इसको। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। दूसरा कब पढ़ा? एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब पढ़ा? 1781 में। अब हम तीसरे एक्ट पर आते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट है? पिट्स इंडिया एक्ट। अब एसएससी में एक बार क्वेश्चन आया था, मेरे को याद आ रहा है 2018 एमटीएस में, उसमें लिखा था पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था। तो उसमें ऑप्शन थे 1784, 1773, 1789 एंड 1781। ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1784। कई सारे कंफ्यूज होते हैं कि सेकंड पिट्स इंडिया एक्ट था, लेकिन सेकंड कौन था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कौन था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब हम पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये जो पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 में जो आया था, इसमें क्या क्या सुधार किए गए? अब जो भी एक्ट बनेंगे, क्यों बनेंगे? अगर इसमें कुछ कमी ही नहीं होगी तो इस एक्ट को क्यों लाया जाएगा? कुछ ना कुछ तो कमी हुई होगी इन दोनों एक्ट में कि ये तीसरा एक्ट आया होगा। अगर इसमें कमी, मतलब कि इसमें सारी खूबियां ही होंगी तो ये एक्ट की तो जरूरत ही नहीं पड़ती हमें। तो अगर इसमें कमी थी तभी ये वाला एक्ट लाया गया था। तो ये इस एक्ट के जरिए क्या क्या कार्य किए गए? दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किया गया। मतलब कि पहले क्या होता था, पूरी सत्ता किसके हाथ में थी? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। लेकिन इसके द्वारा क्या किया गया? 2 बोर्ड्स बनाए गए थे, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड्स ऑफ कंट्रोलर्स। बोर्ड्स ऑफ कंट्रोलर्स का क्या काम था? राजनीतिक मामलों पर
मामलों के लिए, राजनीतिक जितने भी मामले होते थे उन पर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स का मतलब कि अधिपत्य था, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनमें व्यापारिक मामलों पर मतलब कि उनके हाथ में थे सारे। मतलब कि इसमें भी सदस्य नियुक्त किए गए, इसमें भी सदस्य नियुक्त किए गए, और इन दोनों का जो अपना अलग अलग सेपरेट कार्य हुआ करता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो व्यापारिक मामलों को सुलझाते थे, मतलब कि व्यापार किससे कितना करना है। पहले क्या होता था, जो भारत का बहुत बड़ी मात्रा में चीन से चाय का व्यापार होता था, मतलब कि चाय वहाँ पे काफी ज्यादा उपजा की जाती है, तो वहां से हम चाय वगैरह मंगवाते थे, ये सब क्या करते थे। मतलब कि भारत, पहले बोलते हैं ना कि भारत में सूती वस्त्र का बहुत ही ज्यादा भंडार था, तो ये सारे व्यापार हम कौन सा बोर्ड करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ से कुछ बाहर जाना है, मसाले जाने हैं केरला वगैरह से, बगीचा जो जिसे बोल देते हैं हम, भारत का मसालों का बगीचा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था जो वो व्यापारिक मामलों के लिए था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन दोनों से ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। डायरेक्ट मतलब कि व्यापारिक डायरेक्शन देना, और कंट्रोल करना मतलब कि राजनीतिक पूरे क्या करना, पूरे देश को कंट्रोल करना। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलो ठीक। मतलब कि पिट्स इंडिया एक्ट में दो ही महत्वपूर्ण जो कदम उठाए गए, मतलब कि दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किया गया, और दो एक्ट डायरेक्ट्स बना दिए गए, जिसका नाम था बोर्ड बना दिए गए। पहला का था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, जो राजनीतिक और व्यापारिक मामलों के लिए इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया, मतलब कि इनका कार्य क्षेत्र निश्चित कर दिया गया, मतलब कि किसका कार्य क्या है, किसका कार्य क्या है। चलो, पहला हमने पढ़ लिया 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, दूसरा पढ़ लिया कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, तीसरा पढ़ा कि पिट्स इंडिया एक्ट आया, कब आया, 1784 में। अब चौथा क्या पढ़ रहे हैं हम, 1793 में चार्टर्ड एक्ट आया, मतलब कि अलग से चार्टर्ड अधिनियम आया। इसके द्वारा क्या किया गया, इसमें ज्यादा सुधार नहीं किए गए, एक दो चीजों पर विशेष चर्चा की गई, जिसमें से हमारे मतलब कि यही जो मतलब कि मेरे को जो लगा महत्वपूर्ण वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। कर्मचारियों के जो वेतन था ना, उसको भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। पहले क्या होता था, जो ये 1773 से 1793 तक इस कार्य में इस काल में क्या होता था, जो कर्मचारी के वेतन थे ना, वो ब्रिटिश साम्राज्य से आते थे, मतलब कि ब्रिटिश सांसद मतलब कि पार्लियामेंट से आया करते थे। और इसके बाद क्या हुआ, ये जो चार्टर्ड अधिनियम आया, इसके बाद जो भारतीय राजस्व मिलता था ना, कर वगैरह जो मिलते थे यहाँ से वहां से, तो जो उनके कर वगैरह मिलते थे, राजस्व जो मिलता था, उन्हीं से जो कर्मचारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो कर्मचारी थे, अब बिना कर्मचारी के तो जैसी बात है काम ही नहीं कर सकती ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसके अंदर जो कर्मचारी थे, इनको वेतन देने की व्यवस्था की गई, मतलब कि इसको डिपेंडेंट बना दिया गया कि तुम कार्य करो और तुम ही उसमें से अपनी सैलरी ले लो, जो बचे फायदा वो हमारे देश भेज दो, ये किया गया। अब इसके बाद क्या आ जाता है, बस इतना ही सुधार किया गया 1793 में। अब इसके बाद ये जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो एक्ट है, चार्टर्ड अधिनियम 1813 का, इसमें इस समय में आपको याद होगा लाला लाजपत जैसे बहुत बड़े नायक भी सामने उभर कर आए हैं। इतिहास में हम पढ़ेंगे, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे, अभी हम इस पे कंसंट्रेट करते हैं। ये जो एक्ट था, इसमें कंपनी का जो अधिकार था, अब ये जो कंपनी थी ये भी अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर रही थी, इसमें काफी ज्यादा मात्रा में भ्रष्टाचार फैल गया था कंपनी में, मतलब कि सारी चीजें इन्हीं के हाथ में दे देंगे, कोई भी जाहिर सी बात है कि भ्रष्टाचार तो फैलना ही फैलना है। तो ये जो कंपनी थी, इसके जो अधिकार था, कंपनी का जो अधिकार था, अब सिर्फ इसको 20 वर्ष तक क्या किया गया, बढ़ाया गया, मतलब कि 20 वर्ष और शासन करेगी, फिर इस कंपनी को शासन से निरस्त कर देंगे हम, मतलब कि फिर कौन करेगा शासन, डायरेक्ट कहां से होगा, ब्रिटिश साम्राज्य से होगा। चलो, फिर इसमें क्या मुख्य कार्य किया गया, कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष तक और बढ़ाया गया, और फिर क्या किया गया, कंपनी का जो एकाधिकार था ना, कंपनी का जो एकाधिकार था, मतलब कि पहले मैंने तुम्हें बताया था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता था, ये व्यापारिक मामलों का पूरा इसी के अंदर आता था व्यापारिक मामला, लेकिन जो 1813 का अधिनियम आया था, चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा जो कंपनी का एकाधिकार था, इसे समाप्त कर दिया गया, मतलब कि कुछ विशेष क्षेत्रों में इसका एकाधिकार रहने दिया और बाकियों को समाप्त कर दिया गया, जैसे कि चाय वगैरह, चीन से व्यापार वगैरह वैसे ही रहने दिया गया, मतलब कि 20 सालों तक ऐसे ही बढ़ा दिया, और जो मतलब कि पूरा एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, जैसे मसालों पर एकाधिकार था उसे भी समाप्त कर दिया गया। और क्या किया गया, और क्या किया गया, जो ब्रिटिश के नागरिक थे ना, अब देखो, अब वहां से कुछ लोग आके यहाँ पे बैठ गए, किसको फायदा हुआ, कुछ लोगों को ही तो फायदा हुआ, ब्रिटिश नागरिक जो थे उनमें से कुछ लोगों को तो फायदा हुआ,
लेकिन अब जो वहां के भाई बंधु थे उनके, वो उनसे जलन महसूस करने लगे। वही हो गया सांस लोग वाला, मतलब कि वो ऐसे जलने लगे कि वो वहां पर अब सवाल पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हमें भी वहां पे जाने दो, हम भी व्यापार करेंगे, हम भी मुनाफा कमाएंगे, हमें गरीब फिर न रहना है, मैं गरीब हूँ वाला फिर न करना है। तो जो सभी नागरिक थे उनके लिए व्यापार खोला गया। वहां पर जो ब्रिटिश साम्राज्य था, वहां के जो नागरिक थे सभी को दे दिया गया स्वतंत्रता कि तुम जाओ भारत को पूरा लूटो, उसे पूरा बर्बाद करो। पूरी स्वतंत्रता 1813 में पूरी स्वतंत्रता, मतलब कि एक अधिकार दे दिया गया, जाओ मजे लो सारे, एक अधिकार समाप्त कर दिया गया और मजे लो जाओ भारत से। लेकिन फिर देख ही रहे हो आप क्या क्या हमने फिर अब ईसाई जो पादरी थे ना, उनको भी भारत में आने की सुविधा मिल गई। ये जो एक्ट आया, पहले पादरियों को नहीं आने दिया जाता था भारत में व्यापार करने के लिए, लेकिन इस एक्ट के जरिए जो ईसाई पादरी थे इनको भी व्यापार करने के लिए भारत में आने दिया गया। यही मेन जो चीज है, मतलब कि जो 5 पॉइंट है, यही 1813 में हुए और इन्होंने काफी प्रभावित किया भारत की अर्थव्यवस्था को भी, राजनीतिक व्यवस्था को भी और भारत के इतिहास को भी। और सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा। ये सारे याद रखना, रेगुलेटिंग एक्ट और इसमें एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और इसमें इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसने क्या किया? बंगाल की गवर्नर जनरल को बनाया। फिर उसके बाद क्या आया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। फिर उसके बाद क्या आया? पिटसिडिया एक्ट 1784 में, जिसके द्वारा प्रशासन को दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किया गया, एक्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड एक्ट ऑफ कंट्रोलर्स, मतलब कि व्यापारिक और राजनीतिक मामलों के लिए चुना गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1793 में क्या हुआ? कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। और 1813 में क्या होता है? कंपनी का अधिकार पर 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया रहता है। ब्रिटिश से जो लोग थे सभी लोगों को स्वतंत्रता दे दी जाती है और भारत में वो क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। तो पहला पार्ट आशा करता हूँ यहीं पे खत्म होता है। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगला पार्ट कल आएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। धन्यवाद।